नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। भाई वीडियो की इस श्रृंखला में आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी से बेहतरीन सा टॉपिक मैं लेकर आया हूं और वह है आपका भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति आज आपको पूरी तरीके से क्लियर होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको यहां पर मदद करेंगे राष्ट्रपति को समझने में। तो जल्दी से एक एक करके इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। भाई एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए आपके न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, लेकिन अधिकतम आयु को निर्धारित नहीं किया गया। तो आपको याद रखना है कि इसमें ऑप्शन जो आपका लगेगा वो क्या होगा, कोई आयु सीमा नहीं है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है आपके उसकी जो व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है उसकी आयु जो है वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो यहां पर भी याद रखिएगा, जब आप अनुच्छेद 57 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 57 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। और आपको याद रखना है कि भारत देश में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर चुना जा सकता है, उसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई। यानी आंसर क्या लग जाएगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, मेथड कौन सा अपनाया जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति पद के लिए आपके 3 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, तो सबसे पहले याद रखेगा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस प्रणाली से होता है। तो आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है राष्ट्रपति के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और आपको याद रखना है इसके अलावा एकल मत संक्रमणीय पद्धति, जिसे सिंगल वोट आपके ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है। इन तीनों विधियों का प्रयोग आपके राष्ट्रपति के चुनावों में किया जाता है। ये चीज अच्छे से क्लियर रखेगा। क्या आपको याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होते हैं। किस किस और प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल मत संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये चीज क्लियर है। तो यहां पर आंसर जो आपका लगेगा वो आपका लग जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी है ना। प्रपोज करने वाले, प्रपोजल देने वाले और उसके अलावा आपको याद रखना है उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति पद के लिए यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके व्यक्ति के नाम का 50 व्यक्तियों के द्वारा, 50 सांसदों के द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव किया गया हो और अन्य 50 के द्वारा जब उसका सपोर्ट किया जाता, अनुमोदन किया जाता है, तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है आर्टिकल 71 को, अनुच्छेद 71 को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 71 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवाद निपटाने का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। भाई एक चीज देखिएगा, राष्ट्रपति पद पर यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो फॉर्म फिल करने से लेकर उसे चुनाव, यहां पर क्या कह रहा है, चुनाव प्रचार के लिए कितना समय प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है 2 सप्ताह का दिन यानी कि लगभग 14 दिन का समय जो होता है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए प्रदान
किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपको याद रखना है भाई, यहां पर क्या याद रखना है? राष्ट्रपति पद की पदावधि के बारे में याद रखना है, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में याद रखना है। तो जब टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे तो आपको पता है राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति कार्य करेंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? तो आप बताइएगा जी 5 वर्ष होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने पद से और किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो हैं, ये राष्ट्रपति चाहें तो अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है, वो होती है मृत्यु हो जाने पर। स्वाभाविक कंडीशन है भाई, ठीक है, मृत्यु हो जाने पर इनका पद खाली हो सकता है। और उसके अलावा आपको याद रखना है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अनुच्छेद 61 जो है आर्टिकल 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है उसके द्वारा भी आपके राष्ट्रपति पद से हट सकते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों से केवल और केवल कार्यकाल के बारे में पूछा गया है, तो आंसर लग जाएगा 5 वर्ष। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति को वोट करने वाले कौन कौन लोग होते हैं? तो आपको याद रखना है कि भैया संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखना है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसके हिसाब से जब आप आंसर लगाओगे तो आपका क्या आंसर लग जाएगा? आंसर लग जाएगा संसद के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। और साथ में जोड़कर याद रखेगा बाद में इसके अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में स्थान प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो अभी अभी बताकर आ रहा हूं भाई, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन हमें दे रखा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है, स्टार्ट होती है या पारित जो होती है वो कहां से होती है? वो भारत की संसद से होती है। तो संसद के द्वारा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को साबित कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भैया यहां पर आपको पता है संसद द्वारा महाभियोग, बताता हुआ आ रहा हूं। इंपीचमेंट की अगर हम बात करें, महाभियोग की हम बात करें, तो महाभियोग आता क्या है, महाभियोग होता क्या है, इसके बारे में जल्दी से यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो आपको याद रखना है, यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को प्रोवाइड करना अनिवार्य होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको याद रखना है भाई यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो अभी अभी बता के आ रहा हूं भाई, 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को प्रदान करना अनिवार्य होगा, राष्ट्रपति को उसकी सूचना देनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिएगा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में, मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी हो और उपराष्ट्रपति की भी
मृत्यु हो चुकी हो तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है, यदि यह कंडीशन बनती है तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भैया एक चीज याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनके स्थान पर भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर आकर कार्य करते हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो उसे 6 माह के भीतर भरना होता है। यानी उपराष्ट्रपति यहां पर हमसे पूछा गया कितने समय तक कार्य कर सकते हैं, तो अधिकतम 6 माह तक उनके द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेगा बेहतरीन सा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। ठीक है, इनमें से ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं भाई जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो वीवी गिरी ऑप्शन में, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमन जी। तो आपको याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने भैया केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। तो देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे हैं, इसके अलावा वीवी गिरी उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया इनमें से निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति पद पर जिन्होंने कार्य नहीं किया। तो ज्ञानी जैल सिंह इसका आंसर यही होगा। बाकी जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, राधाकृष्णन ये आपके उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भाई भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन में आपको दे रखा है बीबी गिरी जी, एक दे रखे हैं राधाकृष्णन, एक दे रखे हैं फखरुद्दीन अली अहमद और एक दे रखे हैं जाकिर हुसैन। तो आपको याद रखना है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। भाई यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी जी, इसके हिसाब से यदि आप आंसर लगाएंगे तो आपको आंसर लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने भैया आपको पता है 2 कार्यकाल पूरे किए थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जनता पार्टी के शासन के दौरान यानी 1978-80 के बीच की बात कर रहा है, उस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी, है ना। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, ये भी याद रखेगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो बेसिकली आपके निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल 100% राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक राज्य के राज्यपाल, तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात ये तीनों पदों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन तीनों के अलावा आपको याद रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। अभी अभी बता गया भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यानी आंसर
क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो आपको याद रखना है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो हैं ये भैया आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजेआई थे, उस समय पर आपके राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा, हिदायतुल्ला जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रपति का एक कार्य नहीं है? क्या कह रहा है? लोकसभा का सत्र बुलाना। भाई संसद के सत्र बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया था, बिल्कुल सही बात। लोकसभा का विघटन करना, ये भी है। लोकसभा का सत्रावसान करना और किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ये इसमें शामिल नहीं है। भाई बैठक को आहूत करने का आपका कार्य राष्ट्रपति का नहीं होता, बल्कि यहां पर तो लोकसभा करके दे रखा है, आपको याद रखना है। संसद के सत्रों को आहूत करना, संसद के सत्रों का सत्रावसान करना और लोकसभा को विघटित करने का कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करते हैं? ठीक है, यहां पर हमें वीटो दे रखे हैं। भाई जेबी वीटो की बात करें तो इसको पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। निलंबनकारी की अगर हम बात करें तो इसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है, और अगर आत्यंतिक वीटो की बात करें तो इसको एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जाना जाता है ना। आपको याद रखना है राष्ट्रपति के पास अगर हम वीटो शक्तियों की बात करें, वीटो का मतलब होता है निषेधकारी शक्तियां, तो निषेधकारी शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति के पास ये 3 शक्तियां होती हैं, है ना। यहां पर निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है? यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, रिव्यू के लिए, है ना, वापस आपके संसद को लौटाया जाता है पुनर्विचार के लिए, तो उसे आप लोग निलंबनकारी वीटो कहेंगे। इसके अलावा आत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है? यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया जाता है, मतलब एक तरीके से उसके लिए मना कर दिया जाता है, तब वहां पर हम कहते हैं आत्यंतिक वीटो प्रयोग किया गया। और जेबी वीटो का मतलब क्या होता है? तो जेबी वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता और विधेयक को केवल और केवल अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लिया जाता है, तो उस कंडीशन को जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों ही यहां पर पूछा गया है, पुनर्विचार के लिए लौटाया तो कौन सा होगा? तो पुनर्विचार के लिए लौटाया तो कौन सी लगाओगे? निलंबनकारी, सस्पेंसिव। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? भाई ये चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखेगा। अगर हम राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1861 का अधिनियम, अंग्रेजों के समय 1861 का अधिनियम जो आया था, उसके द्वारा भारत में गवर्नर जो थे, भारत में गवर्नर जनरल जो थे, उन्हें भी अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई थी। अध्यादेश होता क्या है? तो आपको याद रखना है, जब संसद के दोनों सत्र आपके, ठीक है, संसद के दोनों सदन आपके सत्र में ना हो और देश के सामने ऐसी कोई विपत्ति हो जिसका सामना करने के लिए किसी विधि या कानून की आवश्यकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अध्यादेश के माध्यम से ऐसे किसी विधि का निर्माण कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश निकाला जाएगा, अध्यादेश के माध्यम से जो विधि बनाई जाएगी, उसकी वही शक्तियां होंगी जो संसद के द्वारा बनाई गई विधि की होती हैं। जैसे ही संसद सत्र में आएगी तो सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर, ध्यान दीजिएगा, 6 सप्ताह मतलब 6 वीक्स, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित करना पड़ेगा संसद को। यदि संसद के द्वारा 6 सप्ताह में उसको पारित नहीं किया जाता तो वो जो अध्यादेश के द्वारा विधि बनाई गई थी वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपसे और बनता है, आपसे कहेगा राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए लागू रह सकता है? तो जरा गौर से सुनिएगा, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय कितना हो सकता है?
तो आप कहिए जी 6 माह होता है सर। ठीक है, 6 माह तो अधिकतम समय हो गया और 6 सप्ताह का समय सत्र में आने के बाद उनको पास करने के लिए दिया रहा है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा निकाला गया अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए लागू रह सकता है, तो आपको याद रखना है 6 महीना और 6 सप्ताह, यानी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7.5 माह भी ऑप्शन में वो लिख सकता है। क्लियर है? तो यहां पर आपसे कह रहा है अध्यादेश किस किस सूची पर जारी किया सकता है, तो आपको याद रखना है संघ और समवर्ती सूची, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, इन दोनों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ठीक है, आपको याद रखना भाई प्रतिवर्ष तो करते ही करते हैं, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी आंसर लग जाएगा ए और बी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? भाई अनुच्छेद 124 की बात करें तो मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाया था, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की एक बेहतरीन सी क्लास ऑलरेडी मैं आप लोगों की ले चुका हूं, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 124 जो है वो किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो आपके अनुच्छेद 124 के तहत ही की जाएगी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी आया था भाई, आर्टिकल 108। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। कब बुलाई जाती है ये पूछ रहा है। ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, सही बात है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, बिल्कुल सही बात है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई ना करना, भाई ये तीनों ही परिस्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त बैठक आपको याद रखना है इन तीनों कंडीशन में बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक में केवल विधेयक पर वोटिंग कराई जाती है, किसी भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाता, और साधारण बहुमत से यदि विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में विधेयक को पारित माना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अब तक कुल कितने बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है और किन किन मामलों में बुलाई गई है? क्योंकि यह क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं, मुझे पूरी उम्मीद है अपने बहादुरों से 100% आंसर आएगा। संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है और कब कब बुलाई गई है, यह मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? याद रखना भैया, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को कार्य करने की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, आपको यहां पर याद रखना है, उसके साथ में जोड़कर याद रखना है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है वो राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं? तो भैया आपको पता है भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह युद्ध की घोषणा करते हैं, शांति का समझौता करते हैं, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ठीक है, अध्यादेश कितने समय तक, संसद के सत्र के शुरू होने के बाद, तो अभी बताया था ना 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर संसद को उसे क्या करना पड़ता है? पारित करना होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो पावर का प्रयोग किया? याद रखिएगा, आपके राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो हैं उनके द्वारा सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग जो किया गया था वो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर किया गया था। यह चीज साथ में जोड़कर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है ना? अगर आपके मुख्यमंत्री मतदान के लिए कब पात्र नहीं होगा? तो अभी बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपके क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
लेकिन मुख्यमंत्री तो भैया राज्य के जो उच्च सदन और निम्न सदन वहां पे भी दो होते हैं। उच्च सदन के रूप में होता है विधान परिषद, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, और आपके निम्न सदन के रूप में वहां पर होता है विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनावों में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो वो राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेते। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मुख्यमंत्री जो है राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है तो उसे वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा राष्ट्रपति के चुनावों में। भाई यहां पर एक चीज पर गौर कर लीजिएगा, इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितना भी आपका जितने भी काम की चीजें हो सकती हैं वो सभी चीजें मैंने इसके अंदर डाली हैं, सारी चीजों को डिटेल से पूरा करने का कार्य किया है। अब यहां पर एक चीज देख लीजिएगा कि इसके साथ साथ अगर आप राष्ट्रपति से संबंधित इन क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति टॉपिक में आपके लिए कुछ बचेगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारियां आपको दे देता हूं भाई। यहां पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ कहां पर प्रोवाइड होगा, तो उसके लिए आपको हमारा टॉप तक एप्लीकेशन, ठीक है, क्या नाम है भाई, आपको याद रखना है टॉप तक एप्लीकेशन। टॉप तक एप्लीकेशन को आपको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब पीडीएफ के नाम से, यहां से आपको सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा देखिएगा भाई, बेहतरीन सा मैथ्स जिनका कमजोर है उनके लिए मैथ्स का बाप कोर्स चल रहा है भाई। इसमें बेहतरीन डेमो आपको मिल जाएंगे, आप जाकर डेमो को देख सकते हैं, डेमो को लेने के बाद फिर आप कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भाई रीजनिंग का भी एक रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया गया मात्र 699 रुपए में, और इसके अलावा क्रैश कोर्सेज इस समय पर चल रहे हैं। मैथ्स का क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिसके अंदर आपको 20 दिन में 20 चैप्टर, और ऐसा ही आपके रीजनिंग का भी क्रैश कोर्स आपके लिए चलाया जा रहा है जिसको आप टॉप तक एप्लीकेशन से आके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में किसी बेहतरीन सी नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।